पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने इसराइल के जहाज़ तबाह किए और 5 तबाह किए। पिन पॉइंट टारगेटिंग करके निशाना लेके अपने बॉम्ब्स हटा के फेंके। हमने वीडियो रिलीज की थी पाक फ़िज़ाइया। राफेल 2001 से उड़ रहे हैं, 24 साल से उड़ रहे हैं। दुनिया में 300 के करीब राफेल उड़ रहे हैं। एक भी तबाह नहीं हुआ। इंडिया के पास सिर्फ 36 जहाज हैं। 300 जहाज में से तो कोई नहीं गिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने इसराइल के जहाज तबाह किए। उनको सिर्फ ये कहा गया था कि जिस दिन जंग हुई आपका सिर्फ टारगेट राफेल। अब उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे कहते हैं अब हम बहुत जबरदस्त हमला करेंगे और सबक सिखाएंगे। तो भाई आपको मई में किसने रोका था? 2 से 3 साल तक तो वो सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला करें। इजराइल या इंडिया या दोनों मिलकर ये या न्यूक्लियर उस साइट पर हमला करेंगे। कोहली और तेंदुलकर कैसे बैट्समैन है, उन्होंने कहा बड़े जबरदस्त हैं। मैंने कहा अगर वो मेरे से बैट लेके चले जाएं उस दिन मैच खेलने के लिए और सेंचुरी बना ले जाके आपके तेंदुलकर या कोहली, तो वो सेंचुरी मेरी हुई कि कोहली की हुई? तो बिल्कुल सही कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं GNN पॉडकास्ट और मैं हूं राव अवैस और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनका दिफाई तज्जिया इस वक्त इसी तरह चल रहा है जिस तरह किसी दौर में शेख रशीद का सियासी तज्जिया चलता था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी राव साहब, बहुत शुक्रिया आपने। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। आप खुद फाइटर पायलट रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शाहीन जो पाकिस्तान के शाहीन हैं, कहा यह जाता है कि ये पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है। और लेकिन दूसरी तरफ जब हम भारत से लड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि 65 से लेके अब तक हम उनकी धुलाई करते आ रहे हैं। ब्रिटिश एयर फोर्स के बाद ही ये 2 एयर फोर्सेस निकली थी, तो सलाहियतों में इतनी ज़्यादा कमी क्या है? चैलेंजेस बड़े थे या कोई और वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने बुलाया। और ये हमारी हिस्ट्री जब पाकिस्तान बना था वहीं से शुरू होती है। जब पाकिस्तान बना तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे ब्रिटिश एयरफोर्स चीफ्स थे जी कुछ अर्सा तक, और वो इसलिए थे कि पाकिस्तान के कोई मुसलमान की इस पोजीशन पर नहीं थे, इतने सीनियर रैंक पर नहीं थे कि उनको एयरफोर्स चीफ बनाया जा सके। तो हमारे पहले एयरफोर्स चीफ बने थे एयर मार्शल अफसर खान, सही तकरीबन 36 साल की उम्र में। और जब वो एयरफोर्स चीफ बने तो जाहिर है उन्होंने अपना मुल्क समझा इसको, अपनी हमारी अपनाइयत थी इस वतन के साथ, तो फिर उन्होंने एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया सही मानों में। एब्सोल्युटली। और उसके बाद एयर मार्शल नूर खान का जिक्र भी ज़रूर मैं करना चाहूँगा, इन दोनों की। मैं तो इनको कहता हूँ और हम एयरफोर्स में मुश्तरका तौर पर इत्तफाक करते हैं कि ये फादर्स ऑफ द एयरफोर्स थे। उसकी वजह ये थी कि इन दोनों ने, ज़ाहिर एयर मार्शल असर खान पायनियर थे एयरफोर्स के, उन्होंने फोरसी किया कि आने वाली जंगों में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और मैं ये नहीं भूलना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 13 अप्रैल 1948 को कायदे आज़म शदीद बीमारी के बावजूद ज़ियारत में थे, सिर्फ एक मिलिट्री एकेडमी का विज़िट कर सके तीनों सर्विसेज की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से, वो थी एयरफोर्स की एयरफोर्स एकेडमी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में एयर पावर का रोल देखा था। कि वर्ल्ड वॉर 2 में किस तरह एयर पावर ने डिसाइसिव फैक्टर रोल प्ले किया। तो वो रोल जब उन्होंने देखा तो उनके इसकी इंपॉर्टेंस को जहन में रखते हुए उन्होंने रिसालपुर आना, अब हमारे लिए ऑनर था पाक फ़िज़ाइया के लिए कि नई नई एयरफोर्स बनी है, हमारे फाउंडर हमें विज़िट कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही रिसालपुर आके, और इतनी ज़बरदस्त बात है कि वो आज हमारे दिलों में बसती है। और मैं आपको सुना सकता हूँ कि उन्होंने कहा क्या, उसमें से 2 चंद लाइनें आप ज़रा विजुलाइज़ करें। उन्होंने कहा था, अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज़ एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। Pakistan must build up air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. तो ये आज भी इतना ही रेलिवेंट है। अब आप देखिए, हमारे 78 साल पहले फाउंडिंग फादर ने कहा कि कोई भी कमज़ोर एयर फोर्स के साथ मुल्क दुश्मन की जारियत पर होता है। पाकिस्तान को चाहिए जितना जल्द हो सके अपनी एयर फोर्स को मजबूत करे, जो दुनिया में किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो। आपके ख्याल में क्या ये ट्रेनिंग है, या हम थ्रू आउट U2 इंसिडेंट से लेके सीटो सेंटो से लेके आज तक अमेरिका के पार्टनर रहे हैं और वो लीड करते रहे हैं एयरफोर्स के अंदर? कोई ट्रेनिंग का कमाल है या कुछ और है कि ये बेसिक क्वालिटी, और जो जाहिर सी बात है उनका विजन भी यही होगा इंडियंस का भी कि भी हमने एयरफोर्स के साथ करना है, तो इतना वाज़िया गैप हमने कैसे डाल दिया एयरफोर्स इंडिया की और पाकिस्तान के अंदर? देखिए, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 1948 में हमारी लड़ाई हो गई हिंदुस्तान से। उस वक्त तक अंग्रेज़ चीफ थे दोनों तरफ जी। लेकिन हमने ये रियलाइज़ ज़रूर कर लिया कि जब भी जंग होगी हमने आउट नंबर्ड ही लड़ना है हिंदुस्तान से। 1 के 3 या 5 से मुकाबला होगा। हम नंबर कभी मैच कर भी नहीं सकेंगे और करना चाहेंगे भी नहीं, पहली बात ये था। अब हम उस गैप को प्लग कैसे करते हैं? उस गैप को हम प्लग करते हैं 3 चीज़ों से। नंबर 1, जज्बा ईमान। मुझे पता है कि मैं अगर ज़िंदा आऊँगा तो बोनस, नहीं आया तो उससे भी ऊँचा दर्जा। दूसरा हम करते हैं ट्रेनिंग से।
जो आपने अभी मई में भी देख लिया। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त दुनिया में। और नंबर 3 हम करते हैं क्वालिटी से नहीं, क्वांटिटी से नहीं, हम करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज करके। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हमने हमेशा रखा है। 65 की जंग में भी हमें एडवांटेज था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर हमने बिल्कुल मैच नहीं किए। जैसे मैंने कहा, जज्बा ईमान, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। तो सर ये इंडियंस की अकल इतनी मोटी है कि 2019 के अंदर भी हमने बड़ी दूर से इनको टारगेट किया था। थोड़ा सा आप बताइएगा वाकया कि किस तरह हमने उनको जाके छेड़ा था, उनको कैसे लेके आए थे, और उनको 2019 से 2025 तक ये समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और वो बग़ैर मेटियोर मिसाइल के आके हवा में बैठ गए और हमें निशाना बनाने के लिए आ गए। देखिए, वो जो अभी तक मैं ख़ुद भी नहीं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयरपावर समझ सका कि MiG-21 जो तकरीबन 65 साल पुराना जहाज़ को कॉम्बैट में लाना, और जब इस तरफ F-16 और JF-17 थंडर उड़ रहे थे, एक बात, ऑल्दो उनकी तरफ से Su-30 उड़ रहा था, उनके पास मिराज 2000 भी था उस वक्त, जो बड़े पोटेंट जहाज़ है, लेकिन उनको एक कॉम्बैट में ना लाना मेरी आज भी समझ से बालतर है, एक बात। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त भी उन्होंने दिन के उजाले में हमें हमला नहीं किया था, रात को 3 बजे किया था। हमने जाकर तकरीबन सुबह 10 बजे हमला किया था। हमारे मिराजेस गए, उन्होंने स्ट्राइक किया, पिन पॉइंट टारगेटिंग करके निशाना लेके अपने बॉम्ब्स हटा के फेंके। हमने वीडियो रिलीज़ की थी पाक फ़िज़ाइया ने। हमने ये मैसेज दिया था कि हमारी एक्यूरेसी ये है, लेकिन हम ग्रेस दिखाते हैं और आपके डिस्ट्रक्शन वो नहीं कर। फिर उसी मिशन के अंदर आपने देखा कि हमें चेज़ किया गया, ज़ाहिर है MiG-21 ये आए और Su-30 आया पीछे, जिसका हम ज़ाहिर है एक ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था हमारा मिशन। हमने उस दिन सिर्फ ये नहीं हुआ था कि हमारा कोई फ्लूक लगा था कि जी हमने वैसे ही गए थे, बटन दबाया तो मिसाइल लग गया। एक प्लान करके उनको ट्रैप किया था, वो हमारे इंतज़ार में ट्रैप में आ गए, ज़ाहिर है, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री, एक बात। और ये टेक्नोलॉजिकल और ये जो जिस मैंने कहा ट्रेनिंग, ये सारा उसी का शाखसाना उस वक्त भी था। और ये सारा क्रेडिट चाइना को दे देते हैं जी कि उनकी सैटेलाइट उनका ये, हालांकि देखा जाए तो जो वो चाइनीज़ खुद परेशान है कि ये इन्होंने सारी गेम बनाई कैसे है। एक मल्टी डोमेन जो अब सिस्टम है, असल में लगता ये है कि पाकिस्तान की और इंडिया की इस जंग के बाद जो एयरफोर्स का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। अब वो डॉग फाइट से हट के मिसाइल, रेडार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर सारे का सारा खेल आ गया। देखिए, चाइना का जवाब मेरा ख्याल है हमें ज़रूर देना चाहिए कि चाइना ने हमें मारा। ये अपने लोगों की तसल्ली के लिए कहना उनके लिए बनता है, क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान से हारना ज़्यादा इंसल्ट है ये कहना कि चाइना ने हराया था। मैं अभी 2 महीने पहले अमेरिका और कनाडा गया हुआ था कुछ लेक्चर्स और इसी तरह के इंटरव्यूज़ देने। वहाँ पे एक इंडियन सिख थे, ओरिजिन के कैनेडियन थे, उन्होंने सवाल का जवाब यही पूछा उन्होंने, और फिर जो मैंने जवाब दिया, क्योंकि वो लाइटर जवाब था, आप जैसे नौजवान ज़्यादा जल्दी समझते हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो था भी पंजाबी में इंटरव्यू। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि जी ये तो चाइना ने हमें हराया है, आपने तो नहीं हराया। तो मैंने कहा आपका कोहली और तेंदुलकर कैसे बैट्समैन है? तो उन्होंने कहा बड़े ज़बरदस्त हैं। मैंने कहा अगर वो मेरे से बैट लेके चले जाएँ उस दिन मैच खेलने के लिए और सेंचुरी बना ले जाके आपके तेंदुलकर या कोहली, तो वो सेंचुरी मेरी हुई कि कोहली की हुई? तो बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा देखें, जिसने जिस तरह खेलना होता है उस बैट का कमाल नहीं है, खेलने वाले का कमाल है। सही। सारी दुनिया में फाइटर जहाज़ बनते हैं। राफेल 2001 से उड़ रहे हैं, 24 साल से उड़ रहे हैं। दुनिया में 300 के करीब राफेल उड़ रहे हैं। एक भी तबाह नहीं हुआ। इंडिया के पास सिर्फ 36 जहाज़ हैं, तो 300 जहाज़ में से तो कोई नहीं गिरा सिवाय नॉर्मल एक्सीडेंट्स के या इंजन प्रॉब्लम। 36 में से 5 गिर गए। तो मैंने कहा कि ये कुछ आप मान लें, कुछ और भी हुआ है, बैटिंग अच्छी हुई है, बैट को ना दें कि ये बैट की वजह से हारे। स्ट्रैटेजी सही। अच्छा सर, मिडल ईस्ट के अंदर अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स का किरदार, क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको कि क्या करने जा रहे हैं हम? देखिए, मिडल ईस्ट का आज का नहीं है, एक माजी और एक मुस्तकबिल है। जी, मिडल ईस्ट का आज का नहीं है। माजी में ये है कि पाक फ़िज़ाइया ने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंडर्ड रखा, और अरब मुल्कों में जब इधर तेल भी नहीं निकला था तो हमें लुकअप किया जाता था कि हमारी एयरफोर्स सबसे मॉडर्न इस थी और ज़ाहिर स्किल्ड भी थी, ट्रेनिंग भी हमारी बड़ी टफ थी। तो उस वक्त से हम ट्रेनिंग करते रहे। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ बहुत से मिडल ईस्ट के कैडेट्स का, जो फ्लाइंग जिनको हमने सिखाई है मुख्तलिफ मुल्कों के। तो उस वक्त हम पर लुकअप किया जाता था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लुकअप किया जा रहा है, ख़ास तौर पर मई 2025 के वाक़े के बाद। हिस्ट्री हमारी ये है कि 1967 में जो अरब इज़राइल वॉर हुई थी और फिर 1973 में भी हम ज़ाहिर है अरब मुल्कों को सपोर्ट कर रहे थे। ख़ास तौर पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि 73 में यहाँ पे पाकिस्तान से तकरीबन 16 एयर डिफेंस कंट्रोलर और पायलट्स ने वॉलंटियर किया था कि हम वहाँ जाकर अरब मुल्कों की तरफ से इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, और वो गए।
और आप लोग शायद हैरान होंगे ये सुनकर कि उनको, क्योंकि सीक्रेट मिशन पर जाना था, डिक्लेयर्ड करके नहीं जाना था, उनसे अंडरटेकिंग ली गई थी कि अगर आप वहाँ मारे जाएं हम आपकी डेड बॉडी क्लेम नहीं करेंगे, अगर आप मारे गए तो आपको कोई मेडल नहीं देंगे और आपको कोई मराआत के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि ऑफिशियली हम आपको मानेंगे नहीं कि आप उधर गए थे कभी। तो आप विजुलाइज करें, फिर भी गए थे लोग। और वो गए वहाँ पे, जो उनका एविएशन थी वो अरेबिक या इंग्लिश जैसे भी होगी, जैसे जहाज़ उनके रशियन, और इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज, और उन्होंने जाके उनको गिराया जो कि दुनिया की बेहतरीन जो एयरफोर्स है उनके साथ डायरेक्ट वाबस्ता थे अमेरिका के साथ। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने इसराइल के जहाज़ तबाह किए और 5 तबाह किए हैं। एक एयर कमांडर सत्तार अलवी ने, एक ग्रुप कैप्टन, 3 ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म ने किए, और ये वो हैं जो ईस्ट पाकिस्तान के थे और वज़ाहिर उस वक्त पाकिस्तानी थे। तो ये यहाँ से वॉलंटियर करके गए थे। इसराइल को आज भी नहीं भूला कि उनके आज तक हवा में कोई अरब मुल्क उनका जहाज़ शूट नहीं कर सका। आइजर वाइजमैन उनके एयरफोर्स के चीफ थे और बाद में वो प्रेसिडेंट बने इसराइल के। वो अपनी किताब में एयर मार्शल नूर खान के बारे में लिखते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अंग्रेज़ी में लिखते हैं, नूर खान इज़ अ फॉर्मिडेबल पर्सन एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ अ पाकिस्तानी नॉट एन इजिप्शियन। यानी वो इसराइल का एयरफोर्स चीफ शुक्र कर रहा है कि नूर खान मेरा दुश्मन नहीं है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या? तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट ग्लोबली आज की नहीं है, ये दिहाइयों से चलती आ रही है, और बस दुआ है कि अल्लाह ताला ये इज़्ज़त। बांग्लादेश ने ये मेंटेन किया स्टैंडर्ड या रह गए पीछे? देखिए, आपको सबसे बड़ी ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज और जज्बा मान देता है आपका सेंस ऑफ कंपटीशन, आपका सर्वाइवल। ऐसे ही उनको सेंस ऑफ कंपटीशन का ख़त्म हो गया, उनका सर्वाइवल देता है। देखिए, वियतनाम में अमेरिका ने 1954 से लेकर 1975 तक 21 साल तक जंग लड़ी। 33 लाख वियतनामी मारे गए, सिर्फ 58,000 अमरीकी मारे गए। वियतनाम फिर भी जीत गया। किसकी वजह से? क्योंकि वियतनामीज लड़ रहे थे अपने कॉज और सर्वाइवल के लिए। 33 लाख मरवाने के बावजूद 58,000 अमरीकियों के मुकाबले में वो फिर भी जीत गए, क्योंकि उनकी कॉज जस्टिफाइड थी, उनकी वॉर जस्टिफाइड थी, उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड थी। हमारा भी यही है। सर, अब कहा यह जा रहा है कि शायद हमारे कुछ स्क्वाड्रंस जाएं, सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा हुआ है। ये तो नहीं हो सकता कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हो, फिर यहाँ पे फ़ोन आए, यहाँ से फिर हम तैयारी करके जाएं और जाके जवाब दें। डिप्लॉयमेंट तो मेरे ख्याल से होगी। तो हमारी तो बैकबोन है GF-17 थंडर, हम उसी पे जाके उनको ट्रेनिंग देंगे। तो क्या ये नज़र आ रहा है आपको मुस्तकबिल में कि हम सऊदी अरब को GF-17 थंडर सेल करने जा रहे हैं? चाइनीज़ इक्विपमेंट के बारे में तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मिडल मैन बना हुआ है और वो अमेरिकन के साथ वो डायरेक्ट हैं, यहाँ पे शायद वो हमारे थ्रू कुछ ना कुछ करवाएं। देखिए, इस जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसकी हमें कुछ क्लैरिटी कर लेनी चाहिए आपस में कि ये है क्या। शिके मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एज एन एनालिस्ट अर्ज कर सकता हूँ। देखिए, डिफेंस कोऑपरेशन या इस तरह का जब एग्रीमेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमला होगा, यहाँ से फाइटर जहाज़ फ़ौरन टेक ऑफ करके वहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ खुदा न खास्ता होगा तो वो आ जाएंगे यहाँ पे। ये होती है पीस टाइम में डेवलपमेंट। आपने पीस टाइम में तैयारी करनी होती है, आपको एनेबल करना होता है। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी है, सऊदी अरब के पास स्किल और टेक्नोलॉजी और महारत की कमी है, जो मैं कहना चाहूँगा, एनालिसिस करना चाहूँगा। एक होता है तैयारी कर लेना और एक होता है उतना ही हौसला भी पैदा करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया में ये दुनिया बड़ी बड़ी एयरफोर्स से भरी पड़ी है। हिंदुस्तान ने हमारा जब हमला किया था मई में, तो उन्होंने 2 फ्रंट पर ही अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने समझा था कि या हमारी तैयारी नहीं है या सलाहियत नहीं है, या हम सो रहे हैं, और या अगर सलाहियत है तो हमारा हौसला नहीं है। हमने दोनों साबित किए। तालिबान ने भी यही किया अभी, बिल्कुल ऐसी। शायद हमारी तैयारी नहीं है, और अगर तैयारी है तो हमारा हौसला नहीं है। तो वहाँ अभी कतर में क्या हुआ, दुनिया के बेस्ट फाइटर जहाज़ उनके पास हैं। मुझे एज ए फाइटर पायलट कहा जाए कि लिस्ट बना दें कौन से ले कतर जहाज़, तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो पहले ही उनके पास है। यूरोफाइटर, F-15 इस तरह के उनके पास है। तो अगर उनके पास हैं तो फिर मसला किधर था? हौसले का, स्किल और हौसले का। हौसला आता है आपकी खुददारी से, खुददारी आती है सर्वाइवल से, कि जब आप सर्वाइवल आपका ख़तरे में पड़ जाए, जब मुझे कोई मारने दौड़ेगा तो मैं वो कुछ कर गुजरूंगा जो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इससे तवक्को नहीं करते थे। तो आप जब तक सर्वाइवल आपका स्टेक में नहीं होता, आपकी ना तैयारी उस तरह की होती है ना आपका हौसला उस तरह। तो आपको लगता है कि सऊदी पायलट्स चलाएंगे GF-17 थंडर? देखिए, मैं खुद सऊदी अरब ट्रेनिंग दे चुका हूँ उनके इंस्ट्रक्टर्स को जाकर।
जाहिर है अगर जब उनको एलिमेंट ऑफ रियलाइजेशन होगा कि आज कतर पर हुआ है, कल किसी और मुल्क की भी खुदा न खास्ता बारी आ सकती है, तो जाहिर है वो माइंडफुल होंगे, एक बात है। लेकिन ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसको ये ना समझा जाए कि इधर भी फाइटर जहाज़ तैयार हैं, इधर भी हैं, हमने उधर दे दिए तो वो ताकतवर हो गए, उन्होंने हमें दे दिए, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और उनके पास स्किल की कमी है। तो इसकी कन्वीनियंस होनी चाहिए, इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि जहाँ हमारी कमियाँ हैं वो पूरी करें और पीस टाइम में करें। जब हमला हो जाता है तो फिर इंडिया आज जहाज़ लेके हम पर हमलावर इसलिए नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी ये चीज़ें होती नहीं हैं। सही। आज लोग कह रहे हैं जी हमलावर होगा, मैंने कहा उनके तो 2 स्क्वाड्रन ग्राउंड हुए हैं MiG-21 के, बिल्कुल, हाँ जी। 45 जहाज़ उनके ग्राउंड किए हैं, तो कोई कैपेसिटी बिल्ड की है तो तैयारी करके बेहतर वापस आए। क्या उनके पास नहीं था? अब उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे कहते हैं अब हम बहुत ज़बरदस्त हमला करेंगे और सबक सिखाएंगे। तो भाई आपको मई में किसने रोका था? उस वक्त तो आपके 45 फाइटर जहाज़ भी एडिशनल थे आपके पास। गुमराह आवाम को जो है करना आसान है ये। तो सर अब आपको क्या लगता है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन इंडिया कब तक बना लेगा अपना, और सोर्स कोड का इसके अंदर क्या रोल होता है? और तेजाज नहीं उड़े उनके, 30 साल हो गए हैं वो फ़िज़ा में आने से जो है वो इज्तनाब कर रहे हैं। राफेल लाने की कोशिश की, वो भी, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से तो 200-250 किलोमीटर दूर खड़े किए हुए थे, वो भी उड़ गए। तो अभी तक तो वो बिल्कुल ब्लैंक हैं। अभी मेरा ये आइडिया है कि 2 से 3 साल तक तो वो सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला करें। तो आप ये कैसे देख रहे हैं कि वो कोशिश तो कर रहे होंगे, फंड्स की उनके पास कमी नहीं है, तो अब आगे ये क्या मल्टी डोमेन ऑपरेशन बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे? सिस्टम अपना सोर्स कोड उनको मिल जाएंगे? देखिए दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है ये हमारी इन्वेंशन है पाकिस्तान की। सही। पाक फ़िज़ाइया के इस वक्त जो लीडर हैं, जो फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, 4 साल पहले जब इन्होंने कमांड संभाली थी तो इन्होंने विजुलाइज़ किया था कि हमारा टेक्नोलॉजी में ही सिर्फ एडवांटेज हम ले सकते हैं। तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन इन्होंने एक इन्वेंट किया पाक फ़िज़ाइया ने। वो ये होता है कि आपके जितने लड़ने वाले हैं, सिर्फ फाइटर पायलट्स नहीं, ज़मीन पर बैठा हुआ आपका रडार का कंट्रोलर, ज़मीन पर बैठा हुआ जो सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लेके बैठा हुआ है वो, जितना ज़मीन पर साइबर कमांड बैठी है इलेक्ट्रॉनिक और EW जैमिंग के लिए, हवा में आपका पायलट, उसके पीछे एयर टू एयर रिफ्यूलर, उससे पीछे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो रडार कैरी करते हुए जहाज़ होते हैं, और स्पेस से डाटा लेने वाले और सैटेलाइट से कनेक्ट करने वाले ज़मीन पर बैठे। ये सब एक टीम की तरह कनेक्ट करते हैं। ये टीम तरह कैसे कनेक्ट करते हैं? आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कभी स्लो मोशन में करके देखें। जब टीम प्लान कैसे करती है, ये बॉल उसको जाती है, उधर से इधर आती है, उधर से उधर आती है, फिर एक बंदा वेट कर रहा होता है, वो कनेक्ट कर गोल करता है। ये होता है। आपकी किल पिक्चर होनी चाहिए, जैसे गोल पिक्चर होती है फुटबॉल में, हॉकी में, इस तरह किल पिक्चर होती है। किल पिक्चर तब होगी कि जितने स्टेक होल्डर आपके हैं वो कनेक्टेड हों, सबकी एक पिक्चर हो, एक ऑर्केस्ट्रे की तरह आवाज़ आए। ऑर्केस्ट्रा का मतलब है मेरे पीछे म्यूज़िक बज रहा हो, मुझे म्यूज़िक अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा बज रहा है, लेकिन एक म्यूज़िक आउट ऑफ रिदम हो जाए तो मुझे पता लग जाएगा, डाटा स्क्रीन पर हो। ये सारे इक्विपमेंट जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त, ये सारे इक्विपमेंट मुझे दे दें। अगर मुझे इनको ऑपरेट करना नहीं आता तो मेरे लिए किस काम के? मेरी आवाज़ और मेरी शक्ल, ये बातें आपके व्यूअर्स तक नहीं पहुँचेंगी। क्यों नहीं पहुंचेंगी? क्योंकि ये इनकी इंटीग्रेशन ज़रूरी है मेरे साथ और आपके साथ। तो सर मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, एक आपका ऊपर अवैक्स है, नीचे फाइटर जेट है, नीचे ग्राउंड रेडार्स हैं, और उनमें से जिसकी रीच है ज़्यादा रेडार की, उससे वो डेटा लिया जाता है, जो फायर कर सकता है वो फायर करता है, और उसके बाद दीगर चीज़ होती है। लेकिन कहा ही जाता है कि हमारा जो ये सिस्टम था, इसके अंदर JTNC ने फायर किया एंड फॉरगेट, लेकिन अवैक्स ने उसको ट्रेस किया। ये ट्रेस कैसे कर लिया कि जाते हुए मिसाइल को, ये तो फिर आप दुश्मन के मिसाइल को भी आप ट्रेस करके कहीं भी मोड़ सकते हैं, ये किस तरह होता है? ये बहुत सारी टेक्निक्स हुई हैं फॉलो, मैं इसकी डिटेल शेयर नहीं कर सकता मीडिया पे, क्योंकि आप और मैं दोनों क्यूरियस हैं। बिल्कुल ऐसे ही हिंदुस्तानी डेस्परेट है, बिल्कुल, और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि यार हमें बता दो कैसे किया। ठीक है। तो वो ज़ाहिर है मैं नहीं चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ हम दोनों क्यूरियस रहें और वो डेस्परेट रहें। सालमियत के मामला लेकिन बहुत ज़्यादा इनोवेशन किया हमने, ये मैं बता सकता हूँ। ऐसी इनोवेशन किया जो चीनियों को खुद नहीं पता था, ये मैं बता सकता हूँ। इतनी ज़्यादा इनोवेशन, नए तरीके इस्तेमाल किए अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ कि ये पीस टाइम हुआ। असल बात ये है कि ये सब कुछ पीस टाइम में देख रहा है। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज आपको बता रहा था, मैं यूट्यूब पर बनाता हूँ अपने नाम से एक चैनल में अपने शौकिया करता था और 6 साल से कर रहा था। तो बाद में ये हुआ तो आप जैसे लोगों ने समझा मैं इस काबिल हूँ कि यहाँ हाजिर हो जाऊँ। मैं इन पायलट से मिलकर आया था,
जी मैंने देखा था कुछ महीने पहले, और चंद 2 महीने पहले मैंने ये अपलोड की थी J-10C के पायलट्स के साथ इंटरव्यूज़। जब मैं इनके साथ देखा था, PL-15 उस वक्त नहीं दिखाए थे हमने, लगे हुए थे लेकिन हमने दिखाए नहीं थे सिक्योरिटी की वजह से, कैमरे में नहीं लाए थे। और जब मैंने इंटरव्यू किया, यकीन करें वो आप जैसी उम्र के नौजवान हैं, और जब मैंने पूछा क्या करोगे अगर जंग हुई, मुझे तो नहीं पता था 2 महीने बाद जंग हो जानी है, तो उन्होंने जो लफ्ज़ बोले वो अगर डॉक्यूमेंट्री में आप जाकर देखें तो आपको लगेगा कि ये बच्चे बड़े जज्बाती बोल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे यंग ब्लड हैं, वो ज़रा इमोशनल बातें कर रहे हैं। मैंने समझा मैं ज़रा पुराना आदमी हो गया हूँ, अब मुझे थोड़ी सी जज्बाती बातें लग रही हैं। यकीन करें उस रात 6 और 7 की दरमियानी रात जब पाक फ़िज़ाइया ने, टॉप लीडरशिप ने मुझे बताया कि हमने ये फ़ोन किया तकरीबन 1:30 बजे रात को, तो मुझे वही मुलाकात याद आ गई, मुझे वही बातें याद आ गई जब एक नौजवान ने कहा था सर 1-1 इंच का दिफा करेंगे। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा वो ये बातें कर रहे थे, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कम बता रहे थे अपने बारे में। यानी उस वक्त जब मैंने उनके प्लान मैंने सुने कि कैसे करोगे, तो मैं उसके अंदर बहुत सारा हाइपोथेसाइजेशन समझता था कि ये विजुलाइज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था, एज ए फाइटर पायलट मुझे नहीं पता था कि वो इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग 3 साल से एंटी राफेल टैक्टिक्स पे काम कर रहे थे। इस स्क्वाड्रन का काम ही कोई नहीं था, ये मुझे बाद में पता लगा। उनको सिर्फ ये कहा गया था कि जिस दिन जंग हुई आपका सिर्फ टारगेट राफेल है। सर लेगेसी भी तो मैटर करती है। सीसल चौधरी, MM आलम इसी एयरफोर्स का हिस्सा रहे हैं। ये वन साइड ऑपरेशन का क्या है जो दस्तखत करते हुए दिखाते हैं जी कि JF-17 पे पायलट जाने से पहले दस्तखत कर रहा है? इससे पहले हमने देखा कि 1980 के अंदर जब ख़तरा था कि इसराइल हमारे एटमी असासों को तबाह कर सकता है, उस वक्त भी सुना था 2 पायलट्स ने दस्तखत कर दिए थे वन साइड ऑपरेशन के। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। देखिए ये 1-2 मिशन तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। एक तो ज़ाहिर है राफेल के अगेंस्ट, क्योंकि उसकी भी रेंज बहुत ज़्यादा है, रेडार रेंज भी है, मिसाइल वन ऑफ द मेटियोर है, वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। मैं एयरफोर्स की भी इज्जत करता हूँ, इंडियन एयरफोर्स की, और इनके जहाज़ों की भी इज्जत करता हूँ। मैं जहाँ मसला पैदा कर रहा हूँ वहाँ कर रहा हूँ आपकी इंटीग्रेशन। आपसे गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल ये कैमरा बहुत अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन अगर मुझे नहीं चलाना आता तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकता इससे। बिल्कुल ऐसे आपने इंटीग्रेशन करनी होती है। आप ये कह रहे थे कि ये जो रिस्की मिशन होते हैं, एक मिशन तो मैं कंफर्म कर सकता हूं क्योंकि मुझे ऑनर हुआ कि मैं दोबारा गया वॉर के बाद इसी ऑपरेशन रूम में। मैं इन्हीं जहाज़ों के क्लिप्स देख कर आया हूं जो शूटिंग के हैं, इन्हीं जहाज़ों की लॉन्चिंग देख कर आया हूँ, ये मिसाइल फायरिंग की, मैं इन्हीं की वीडियो अंदर की कॉकपिट की देख कर आया हूँ, इन्हीं पायलट से मिलकर आया हूँ, तो मेरे लिए बड़ा ऑनर था। तो अब मैं जब उस मिशन की ब्रीफ सुन रहा था जो हमने S-400 को तबाह किया, वो 1 वे मिशन था। वो मैं एज अ पायलट आपको कह सकता हूँ कि 1 वे मिशन इस तरह था कि वो सुसाइडल मिशन था। वो इसलिए कि ये एक ऐसा मिसाइल जिसको हम हमला करने जा रहे थे, और पीस टाइम में प्रैक्टिस की हुई थी हमने। ये S-400 जो डिजिटल इसके नाम के साथ है, 400 का मतलब ये है कि 400 किलोमीटर पे निशाना बना देता है, टारगेट करते हैं। 600 किलोमीटर पे लॉक करता है टारगेट को। एक वक्त में 200 टारगेट को ट्रैक करता है और 36 टारगेट को एंगेज कर सकता है। ये कैपेसिटी है इसकी। जब ये ज़मीन से फायर किया जाता है आने वाले जहाज़ के ख़िलाफ़, तो माक 15 की स्पीड पे हमला करता है उस पर जाकर। आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना तेज़, 17,000 किलोमीटर की स्पीड पे ये बढ़ता है। तो अब बताइए कितने मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड की गेम है जब ये फायर होगा और चंद किलोमीटर पे उस जहाज़ को जाके हिट करेगा। माइक्रो सेकंड की, चंद चुटकियों की शायद बात है जब ये हिट करेगा। ये जो पायलट गए थे इसमें कोई शक नहीं कि सुसाइडल था, क्योंकि इन्होंने उसकी रेंज में जाकर मारना था, उसके अंदर घुसकर मारना था जिसमें वो लॉक कर सकता था, उसको चकमा देना था, उसको जैम करना था, उसकी EW को ख़राब करना था, उसके रेडार को इफेक्ट करना था, और सबसे बढ़कर उनको जाली टारगेट दिखाने थे पहले। सबसे बढ़कर राफेल 150 किलोमीटर का मिसाइल लेकर हवा में है, और ये मिसाइल नहीं मार रहा है, ये तो इधर बिजी है नीचे मार। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक ज़मीन से इसको इस रेडार से ख़तरा है जिसको हमला करने गया था, और एक जो राफेल उड़ रहा है 150 किलोमीटर के मिसाइल के साथ, उससे भी खतरा है। तो सर पीछे कवरिंग में थे या एक अकेला गाजी गया था? नहीं, अंदर की रेंज जो पेनिट्रेट करना वो तो उसी का काम था, लेकिन बैक एंड पे तो था। लेकिन हिट होने का अगर खुदा ना खास्ता कोई पॉसिबिलिटी होती तो इसी जहाज़ की थी। सर इसके बारे में कहा जाता है कि पहले हमने काफ़ी सारे ड्रोन्स भेजे, वो उनको टारगेट करते रहे, जब उनकी मिसाइल की गन्ने खाली हो गई तो फिर हमने उनको एक स्ट्रेटजी अपनाई गई। और नहीं, वो मिसाइल धरे के धरे रह गए थे। वो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके समेत गए हैं वो। नहीं, वो मिसाइल के समेत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तस्वीर खिंचाई थी आके, क्योंकि मिसाइल ही धरे रह गए थे। हमने रेडार को हिट किया था, रेडार नहीं दिखाया था। सही। पाकिस्तान एयरफोर्स का मुस्तकबिल का जो फाइटर जेट है वो कौन सा आप देख रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये मई का जो वाक़या हुआ है, दुनिया हमें बहुत रेलेवेंट समझती है अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
यकीन करें, मैं ऑन द लाइटर नोट बताता हूँ। मैं अभी अमेरिका और कनाडा जब मैं बता रहा था ना कि लेक्चर देने गया, तो जो पाकिस्तानी मुझे आते थे वो इस तरह मुझे आके मिलते थे कि शायद मैं ही वो पायलट हूँ। इतनी ज़्यादा हमारी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। बहुत सारी एयरफोर्स हमसे राब्ते में है कि हमें ट्रेनिंग करवा दें, हमें अपने पास बुलाएं, अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, या हम अपने ट्रेनर्स या हमारे पास भेजें, इंस्ट्रक्टर्स भेजें। बहुत सारे मुल्क हमें इंगेज कर चुके हैं। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने अमेरिका का भी दौरा किया, चाइना के एयरफोर्स चीफ भी यहाँ आए थे, वो भी आए हैं, और बहुत सारे मुल्कों के एयर चीफ अमेरिका में थे जब ये बयान आया कि हम G35 नहीं ले रहे। नहीं, वो हम यहाँ तक मैं कंफर्म कर सकता हूँ, बाकी अभी शायद मैं ना बता सकूँ कि कहाँ पे स्टेज पे हैं। मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि हम बहुत सारे और ख़ास तौर पर बड़े मुल्कों में चाइना और अमेरिका के साथ इंगेज्ड हैं एयरफोर्स में बेहतरी लाने के लिए। जो हमें लगता है कि फ्यूचरिस्टिक हमारी रिक्वायरमेंट है, जो आइंदा हम F-16 को ख़ास तौर पर ज़्यादा पोटेंट बनाएं, क्योंकि F-16 के पास जो इस वक्त रेडार लगा हुआ है वो 70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। मिसाइल जो है अपग्रेड करने जा रहे हैं हम अपने, हमारी ख्वाहिश है, ये बता रहा हूँ, इसीलिए हम इंगेज कर रहे हैं अमेरिका को भी इस वक्त। इसीलिए आपने नोट किया होगा F-16 उस रात को उड़ रहे थे, बट उनको इंगेज नहीं किया गया कि इस वजह से कि राफेल की रेंज उनके मिसाइल से डबल थी। तो F-16 को ज़्यादा ख़तरा था। सही। वो हवा में थे, अपॉर्चुनिटी के लिए थे, इसमें मैं कंफर्म कर सकता हूँ, मुझे डिटेल्स पता है। लेकिन हमने J-10C को इसलिए डाला था उनके ख़िलाफ़, जिसने 198 किलोमीटर पर मारा उनके जहाज़ों को। तकरीबन 170 से लेके 198 किलोमीटर तक हमारी शूटिंग हुई, और ये इसलिए डाला गया था इनकी रेंज इतनी ज़्यादा थी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि हम दोनों महाज़ों पे काम कर रहे हैं। मुझे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मगरबी महाज़ के लिए हमने अमेरिकन फाइटर जेट्स को रखा हुआ है, और इधर मशरकी महाज़ के ऊपर हम चाइनीज़ वेपन्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐड भी करता चलूँ, हम क्लोज इन टच हैं टर्की के साथ, खान और टर्की खान के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ड्रोन्स जो पहले बने थे, और अब तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बना लिए हैं, लॉयटरिंग मुनीशन सब कुछ अपना, हमारा ड्रोन्स हो गए हैं। अब इंडिजीनियस कैपेबिलिटी हमारी बहुत आगे चली गई है, लेकिन टर्की ने हमारी शुरू में बहुत हेल्प की। कान जो उनका जहाज़ बन रहा है वो अंडर डेवलपमेंट है, वो ख़ुद भी उनका ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, हम उनसे भी सीख रहे हैं। हमारा PFX जो पाक फ़िज़ाइया ख़ुद कोशिश कर रही है बनाने की, वो भी सीरियसली उस पर काम हो रहा है। पाकिस्तान कब बनाने में कामयाब होगा वो अभी तफसीलात हम वक्त आने के साथ किसी अगले पॉडकास्ट में शायद मैं बता सकूँ। ठीक हो गया। तो सर, अब इसमें एक चीज़, एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि चागी के अंदर जब एटमी धमाके करने जा रहे थे, तो डॉक्टर समर मुबारक मंद को एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है इंडिया की तरफ से और इसराइल की तरफ से। और उसके बाद डॉक्टर समर मुबारक मंद कहते हैं, जी मैंने उनको ये कहा कि आप एयर चीफ़ को बताएं, और मैंने फ़ोन रख दिया। और उसके बाद जब ये धमाके वगैरह हो गए तो मुझे पता चला कि हमारा एवरी सिंगल प्लेन वाज इन द एयर टू डिफेंड दिस एक्टिविटी। तो मुझे पता चला आप भी इस एक्टिविटी का हिस्सा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाज़रीन को। ये दो डिफरेंट वाक़े हैं। एक वाक़या तो ये है, कम से कम एक वाक़या, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जब इज़राइल का हमें कंफर्म हुआ था कि वो हिट करने आ रहा है कहूटा का न्यूक्लियर प्लांट, क्योंकि उस वक्त हमारे पास एक ही न्यूक्लियर प्लांट था और एक ही जगह पर था। अगर वो खुदा न खासा तबाह हो जाता तो हमारे साइंटिस्ट भी जान से चले जाते और ज़ाहिर है न्यूक्लियर प्लांट भी तबाह हो जाता। तो उसकी प्रोटेक्शन एयरफोर्स ने बहुत की। मैं ख़ुद पिंडी एयरपोर्ट, चकलाला एयरपोर्ट जो है, मैं कोई 5-6 साल एयर डिफेंस की ड्यूटी वहाँ करता रहा हूँ कहूटा के प्रोटेक्शन के लिए। और हम ऑब्वियसली हमारा काम ही यही था कि अगर कोई चैलेंज होगा तो हम हवा में जाकर उसको ऑब्वियसली यूटिलाइज़ करेंगे। एक तो वो है। एक दफ़ा ये भी हुआ था कि हमें पता लगा था कि इजराइल की बड़ी डिटरमेंट एक एफर्ट हुई है और पाक फ़िज़ाइया के सारे जहाज़ों को एक स्क्रैम्बल दिया गया था। स्क्रैम्बल का मतलब है मेड टू टेक ऑफ। हम इमीडिएटली 3-4 मिनटों में कोई ऑलमोस्ट पूरी एयरफोर्स हवा में थी और हमने पूरे पाकिस्तान को सर्कल्स में घेर लिया हुआ था। और उसके बाद पता लगा कि शायद इजराइलियों ने अपना मिशन कॉल ऑफ इसलिए कर दिया है कि PF की रेडीनेस की उनको किसी ने इतला दे दी थी कि PF बहुत तैयार है। एक तो ये है। जो आप न्यूक्लियर प्लांट का धमाके वाली बात कर रहे हैं कि जो बॉम्ब धमाका डॉक्टर समर की बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए एजाज़ है कि मेरी कोयटा ही पोस्टिंग थी उन दिनों में जब यही स्क्वाड्रन हमने प्रोटेक्शन दी थी। एयरफोर्स ने बुनियादी तौर पर C-130 जहाज़ के अंदर जो हम डिवाइसेस ला रहे थे, डेटोनेटर्स वगैरह, साइंटिस्ट पिंडी से ट्रांसपोर्ट किए थे हमने कोयटा। वो पहले कोयटा लाए गए थे और फिर चागी लेके जाया गया था उनको। तो पाक फ़िज़ाइया ने बड़ी C-130 को भी प्रोटेक्शन दी थी और उस न्यूक्लियर साइट को जहाँ पे धमाके होने थे, क्योंकि हमें ख़तरा ये था कि इजराइल या इंडिया या दोनों मिलकर ये या न्यूक्लियर उस साइट पर हमला करेंगे या हमारे उस C-130 को ना अटैक कर दें जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वहाँ से लेके आ रहा है चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें। सही। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसराइल से रियल ख़तरा है? आज का नहीं है,
ये जब मैं एज ए यंग पायलट में आपसे भी छोटा था, जब से हमें पता था कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर 2 मुल्कों से हमला होगा। जहाँ बात न्यूक्लियर की बात आती है वहाँ इसराइल की से ख़तरा पैदा हो जाता है, दोनों से। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की माजी, हाल और मुस्तकबिल की तैयारियों और उनके अज़म के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके होंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम मज़ीद आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर कुछ प्लान करें इस तरह के एपिसोड्स। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।